हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला बुनियाद। सभी बच्चों का बुनियाद बैच में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में फ्रेंड्स बात की थी। भारतीय संविधान क्या है, कैसे यह बना था, क्यों है, क्या इसमें ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि एक सोसाइटी को एंड गवर्नमेंट जो है वह ठीक तरीके से वर्क करे। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने सभी जो सिटीजन्स है उस संविधान को माने, उसके लिए रीजन दिए हैं, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो डीपीएसपी है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इन तीनों की जो बात है वह हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, तो लास्ट भी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था, बट एक बार फिर से कर देती हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए। 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 की ये जो दो बुक्स हैं आपके दोनों हो चुकी है। क्लास 12 को अभी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इसे हम मेंस एग्जामिनेशन के टाइम देखेंगे या पीटी के बाद देखेंगे या फिर बीच में कभी वन शॉट में आपको ये जो वीडियोस, ये जो आपके समकालीन विश्व राजनीति है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड स्वतंत्र भारत में राजनीति, इन दोनों को हम बीच में कभी देख लेंगे। अभी चूंकि आपका बच्चों आपका मेजर हम देखेंगे कि पॉलिटी कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका जो हिस्ट्री है एंड ज्योग्राफी है, ठीक है, आपके कोर एरियाज है, कोर सब्जेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो पीटी है उसके पहले इकोनॉमी ऑल्सो है ना, कि ये जो तीनों सेक्शन है इसे भी हम बेसिक कवर कर ले। तो भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे ही इसके ये 10 चैप्टर्स खत्म होंगे हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कुछ एक कवर कर लेंगे। लास्ट हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है, कैसे है, इसकी हमने चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कौन कौन से जो अधिकार है वे दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चैप्टर है इसमें हम बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट्स, है ना, कि आखिर क्या इनका इंपॉर्टेंस है, क्यों जो ये राइट्स है वह हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। सेकंड हम बात करेंगे बिल ऑफ राइट्स की, अधिकारों के घोषणा पत्र की, और इसमें हम उद्देश्य प्रस्ताव और बिल जो नेहरू 1946 में हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो एक अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था वह क्या था उसको समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हम बात करेंगे कि जो 6 हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसकी, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त इनकी जो संख्या है बच्चों वह 7 थी। ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स थे है नहीं है, कितने आपके 6 है, 7 थे, लेकिन हम देखेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे 44th अमेंडमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स में से इसे रिमूव कर दिया गया था एंड इसे एज हम देखेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसे कि आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया। और याद रखना यूपीएससी 2 बार ये जो क्वेश्चन है वह पूछ चुकी है, ठीक है, कि अभी वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, और अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स में से रिमूव करके अब इसे कहां शामिल कर दिया गया है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे बच्चों डीपीएसपी की, राज्य की नीति के निदेशक तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, देखेंगे रिलेशन क्या है फंडामेंटल राइट्स के बीच में एंड डीपीएसपी के बीच में, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या है और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसकी जो चर्चा है वह हम इसमें करेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आप राइट्स कई बार पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने जो राइट्स हैं वह कई बार देख चुके हैं। आई थिंक 2 इसके पहले ऐसी क्लासेस हम देख चुके हैं जिसमें कि अधिकारों की बात हमने की थी, है ना, अधिकारों की चर्चा 2 बार हम कर चुके हैं। तो यहां पर देखो, अभी तक हमने जाना था कि अधिकार जो है वह क्या होते हैं, राइट्स जो है वह क्या होते हैं। थोड़ा सा एक मैं आपका रिवाइज करवा देती हूं। अगर हम राइट्स की बात करें, अधिकारों का मतलब होता क्या है, तो बेसिकली अधिकार क्या है कि एक व्यक्ति का, कोई इंडिविजुअल या कोई एक जो सिटीजन है, कोई एक व्यक्ति है, चलो पर्सन लिख लेते हैं ना, सिटीजन थोड़ा सा शब्द जो है वह टेक्निकल हो जाता है, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पर्सन का अदर पर्सन से, अपने ही लोगों से, सोसाइटी से, और अपने जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है ना, तो इससे किए गए पर्सन के क्या है बच्चों, रीजनेबल क्लेम्स, ठीक है। लेकिन ये तो अधिकार हो गए, मूल अधिकार तो नहीं हुए। तो बच्चों जब हम आगे की बात करते हैं कि ये ऐसे
उचित दावे जो कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से करे, समाज से करे या फिर सरकार से करे, उन्हें अधिकार हम कह सकते हैं। लेकिन ये सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। समाज जो है इसे मान्यता प्रदान करे, समाज जो है वह इसे मान्यता प्रदान करे, ठीक है। लेकिन केवल समाज की अगर मान्यता होगी तो बच्चों इसे हम मोरल राइट्स कह सकते हैं, इसे हम मोरल राइट्स कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे इन्फोर्स कराएंगे, अगर हम इसे लागू कराना होगा, तब हम किसके पास जाएंगे? तो इसके लिए बच्चों क्या जरूरी होता है कि ये जो अधिकार है, ठीक है, ये सैंक्शन्ड बाय लॉ हो। इन्हें जो है हमारा संविधान या फिर जो भी नियम है, जो भी कानून है, वह मान्यता दे दे। सरकार एक तो है कि जो सोसाइटी है वह रिकॉग्नाइज करे और कानून के द्वारा इन्हें लिख लिया जाए, मान्यता प्रदान कर दी जाए, ताकि अगर हम इसे इन्फोर्स कराना चाहें तो हम जा सके। और ऐसे ही हर देश ने कुछ कुछ जो संविधान में अधिकार है वह अपने नागरिकों को दिए हैं, जिनके पास संविधान है, ठीक है, उन्होंने कुछ अधिकार जो है अपने नागरिकों को दिए हैं बच्चों, ताकि उनको इन्फोर्स कराया जा सके। और आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, बात पहले वहीं से शुरू करेंगे कि अधिकार क्या है। तो यहां पर अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अधिकारों को लिख दिया गया है, संविधान में आर्टिकल में फिक्स कर दिया है, उन्हें वहां पर प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, वहां पर उसे बच्चों प्रोटेक्ट किया गया है कि ना ही सोसाइटी, ना ही कोई इंडिविजुअल और ना ही गवर्नमेंट जो है वह इन राइट्स को कम कर सकती है। तो शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जन 1950 को बच्चों, उस वक्त ये जो अधिकार हैं उस वक्त कितने थे? 7 थे, है ना, 7 थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल था। बट जब 44th अमेंडमेंट हुआ और 44वां संविधान संशोधन के बाद बच्चों, ये जो अधिकार था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, इसे यहां से रिमूव करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और आर्टिकल 300A में ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकारों की जो संख्या है वह कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है, 6 संख्या हो गई। तो यहां पर इसकी हम बात करेंगे और डीपीएसपी की बात करेंगे। ये हमारी बात पहले हो चुकी थी अधिकारों को लेकर के, अधिकार जो है वह क्या है। तो किसी व्यक्ति के ऐसे रीजनेबल या उचित दावे जो वह अपने लोगों, अपने सरकार या सोसाइटी से करता है, जिसे समाज ने मान्यता दी है और गवर्नमेंट ने उसे किसी कानून के द्वारा पारित कराया है, या उसे वो जो क्लेम है उसे सैंक्शन किया है किसी लॉ के द्वारा, तो ऐसे ही क्लेम को हम राइट्स कहते हैं। अब ऐसे राइट्स के लिए बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है, और यहां पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो कि अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें बच्चों, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक डेमोक्रेसी का मतलब ही तभी है जब आप लोगों को मान्यता दें, लोगों के जो अधिकार है उसको आप मान्यता दें, ठीक है। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स। गवर्नमेंट इन जो राइट्स है उसे हमेशा रिकॉग्नाइज करेगी। और साथ साथ बच्चों, देयरफॉर इट इज ऑफन अ प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लिस्ट द राइट ऑफ द सिटीजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल itself, कि हर जो ऐसा देश जो कि लोकतांत्रिक है उसने अपने संविधान में इस तरह के कुछ एक अधिकारों की लिस्ट बना ली है कि ये जो अधिकार है वो हम अपने सिटीजन्स को देंगे ही देंगे, ठीक है। और इन्हें ही बच्चों क्या कहा गया है? इन्हें मूल अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, फंडामेंटल राइट कहा गया है, ठीक है। अब देखो कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डेमोक्रेसी में सिटीजन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डेमोक्रेसी में लोग महत्वपूर्ण है, जो वहां के नागरिक है, जो सिटीजन है, ये इंपॉर्टेंट है। सिटीजन की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, ये इंपॉर्टेंट है। और अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी डिग्निटी के साथ जीने के लिए आपको कुछ राइट्स चाहिए, और इसलिए एक डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों को अधिकार दें, ठीक है। अधिकारों की जो बात है बच्चों, अमेरिका में भी देखो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, बहुत पहले अगर हम कहें इवन 17वीं 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अगर हम देखें, तब यहां पर कुछ कुछ अधिकारों की बात की जाती रही, ठीक है। स्पेशली हम 18 या 19वीं सदी की बात करते हैं, तो यहां पर ये जो अधिकारों की बात है वह अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों के द्वारा रखी गई। चाहे हम अमेरिका की क्रांति की बात करें, फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, तो यहां पर कुछ कुछ ऐसे जैसे साउथ अफ्रीका की हमने बार बार बात की,
संविधान, अगर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी है जो ये पॉलिटी वाला एनसीईआरटी, उसमें सबसे ज्यादा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किसी का एग्जाम्पल दिया गया है तो वो है साउथ अफ्रीका। क्योंकि साउथ अफ्रीका का, जब उसके पीछे रीजन है कि साउथ अफ्रीका जो अब तक अपनी अव्यवस्थाओं के लिए जाना जाता था, और जैसे ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, विच वॉज द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, विश्व में सबसे अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है, और उसमें जितने राइट्स अपने सिटीजन्स को दिए गए हैं, शायद ही किसी और देश ने अपने संविधान में ऐसे अधिकारों को लिस्टेड किया हो। तो बच्चों यहां पर देखो, बिल ऑफ राइट्स की बात की गई है, अधिकारों के घोषणा पत्र की बात की गई है, ठीक है। सच अ लिस्ट ऑफ राइट पेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसे अधिकारों की जो लिस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इसे अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। जैसे अगर हम भारतीय, एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो पार्ट 3, क्योंकि भाग 3 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम थस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंश्योर अ रेमेडी इन केस देयर इज अ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। तो बच्चों यहां पर लास्ट भी हमने बात की थी कि एक डेमोक्रेसी में, या फिर लास्ट हमने जब देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है वह मुख्य रूप से यह भी होता है कि गवर्नमेंट जो है वह निरंकुश ना हो जाए, गवर्नमेंट जो है वह किसी भी देश की सरकार किसी भी तरीके से चुनी गई हो, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा जरूर आ सकता है कि वो जो है अपनी निरंकुशता को, अपनी डिक्टेटरशिप को स्थापित कर ले, अपनी ऑटोक्रेसी को लेकर आए, ठीक है। तो ऐसे में जरूरत क्या होती है कि कुछ ऐसे जो अधिकार हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट के लिए डू नॉट क्रॉस की लाइन जो है वह खींच दी जाए, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए डू नॉट क्रॉस की लाइन खींच दी जाए, और ये जो डू नॉट क्रॉस की लाइन है ये फंडामेंटल राइट के रूप में हमारे संविधान में विद्यमान है कि सरकार, पार्लियामेंट कभी भी ऐसा कोई जो लॉ है वह नहीं फॉर्म कर सकती जो कि वायलेशन करे इन फंडामेंटल राइट्स का। अदरवाइज आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी कोई भी लॉ, ऐसी कोई भी पॉलिसी, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि फंडामेंटल राइट्स को जिस सीमा तक वायलेट करेगा उस सीमा तक उसको वॉइड, नल घोषित किया जा सकता है ना, उसको एकदम शून्य घोषित किया जा सकता है, उसको एकदम अप्रभावी करार दिया जा सकता है। और हमारे बिल ऑफ राइट्स या फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, भारतीय न्यायपालिका का, जुडिशरी का, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ी सी चर्चा करूंगी, ज्यादा विस्तार में नहीं, क्योंकि इसके पहले हम 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं बच्चों तो आपको पता होगा कि ये चीज हम काफी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे बच्चों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स दिए गए, तो लास्ट हमने देखा था कि हमने जब ब्रिटिश कॉलोनी थे, है ना, कॉलोनियल रूल था, तो उस वक्त लोगों के द्वारा बहुत सारे ऐसे अधिकार जिसकी मांग की जा रही थी, और उन्हीं अधिकारों की मांग स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे मुख्य मूल्य थे, जो मेन वैल्यूज थे, उन्हीं चीजों के लिए थे कि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें पार्टिसिपेशन चाहिए, हमें गवर्न करने का जो राइट है, फिर अगर हम गवर्न नहीं करेंगे तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार चाहिए, हमें राइट टू वोट चाहिए, ये सारी चीजें थी। तो ऐसे अधिकार लोगों के द्वारा समय समय पर उठाए जाते रहे, और हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी बच्चों, उसके द्वारा इसको बाइंड अप करके एक पूरा जो थैला है वह बनाया गया, ठीक है। और इसमें काफी सारे जो ऐसे राइट्स थे जिनकी डिमांड की जा रही थी उन सबको शामिल किया गया, और मुख्य रूप से 7 ऐसे अधिकार जो है वह सामने आए। 7 अधिकार इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस वक्त हम संविधान लागू हुआ था उस वक्त 7 थे, आज 6 हैं, ठीक है। तो देखो, शुरुआत हम करें राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहले तो ये देखो कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे बच्चों, तो फंडामेंटल राइट्स लिखे कहां पर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। और जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। 12 to 35 में इन अधिकारों की जो बात है वह की गई है, ठीक है। तो ये जो अधिकार है, याद रखना कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट थी उसको हमने एज अ कंसीडर किया। और 1928 में एक और याद रख लो आप इंपॉर्टेंट, 1928 में, ठीक है, 1928 में जो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी, कौन थे मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के फादर, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू जो कमेटी बनी थी बच्चों,
ठीक है, इसने अधिकारों के घोषणा पत्र की बात की थी, बिल ऑफ राइट्स की बात की थी, बिल ऑफ राइट्स की बात की थी। याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन अधिकारों को दो तरीके से, मतलब शुरुआत में संविधान सभा ने इन अधिकारों को दो रूप में देखा। एक तो ऐसे अधिकार जो तुरंत दिए जाने थे जिन्हें कि फंडामेंटल राइट कहा, कुछ ऐसे भी अधिकार थे जिन्हें हम रुक कर दे सकते थे जिन्हें कि डीपीएसपी कहा गया, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, तो ये कौन कौन से थे? एक तो थे मूल अधिकार। मूल अधिकार ऐसे अधिकार थे बच्चों जो तुरंत दिए जाने थे और इसमें हम विलंब नहीं कर सकते थे, और ऐसे अधिकारों की सूची में हमारे सामने ये कुछ अधिकार आए। राइट टू इक्वालिटी, आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसकी बात की गई, समानता की बात। ठीक है, समानता में राइट टू फ्रीडम, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं बच्चों, तो स्वतंत्रता की जो बात है 19 से लेके आर्टिकल 19 से लेके 22 तक की गई। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और ये जो अधिकार है आपका 23 एंड 24 आर्टिकल। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानना, प्रचार प्रसार करना, प्रोपगेशन करना, तो ये जो अधिकार है आपको आर्टिकल 25 से लेके 25(8) तक इसका वर्णन है। फिर हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे बच्चों, तो 29 एंड 30 में है ना, आर्टिकल 29 एंड 30 में ये जो राइट है वह दिया गया। इसके अलावा ये जो अधिकार है ना, ये इन सब अधिकारों को लागू करने वाला एक मुख्य अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जब आप बीमार हो जाओ और दवाई लेने जाओ, ठीक वैसे ही था बच्चों कि ये उपचार किस चीज का था कि अगर आपके अधिकार छीने जा रहे हैं तो आप इन अधिकारों को लागू कराने के लिए आप कहां जा सकते हैं बच्चों? डायरेक्ट जो है वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये जो अधिकार है ये हमें हमारे संविधान में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में इन अधिकारों की बात की गई है। तो राइट टू इक्वालिटी हमने सबसे पहले रखा, क्योंकि उस वक्त जब देश आजाद हुआ था बच्चों, और आज भी अगर हम देखें तो बहुत तरह की जो इनइक्वालिटीज है हमारे सोसाइटी में है ना। तो जैसे कि मान लो कोई बहुत ज्यादा पुअर है, कोई बहुत ज्यादा रिच है। इसके अलावा आपने कई ऐसे रिपोर्ट्स देखी होंगी जो कि इनकम बेस पर इनइक्वालिटी को या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बताती हैं। और ऐसे में हम देखते हैं कि अगर हम पहले इक्वालिटी को सुनिश्चित नहीं करते तो हम बहुत ज्यादा फ्रीडम को भी प्रमोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर इतना ज्यादा इनइक्वालिटी सोसाइटी में हो गया तो एक जो ग्रुप है, एक जो कम्युनिटी है, वह किसी दूसरी कम्युनिटी पर अपना जो दबदबा, अपना जो वर्चस्व है वह स्थापित कर लेगी, और ऐसे में उसकी स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। यही एक कारण है कि हमने इक्वालिटी को जो है वह पहले रखा, फ्रीडम को हमने बाद में रखा। ठीक है, और देखो बच्चों, जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त बदुआ मजदूरी, ठीक है, बच्चों से श्रम कराया जाना, और भी कई ऐसी सोसाइटी में कुप्रथाएं थी जिनका खत्म होना बहुत जरूरी था। बेगारी, बॉन्डेज लेबर कराया जाना, है ना, इन सभी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दास प्रथा थी, तो इन सभी चीजों को खत्म करना बहुत जरूरी था बच्चों। और ऐसे में राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया ही दिया जाना था। ठीक है, इसे हम डीपीएसपी में नहीं रख सकते थे। आगे कहानी बताऊंगी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर क्या है। अधिकार तो दोनों है, मुख्य रूप से जो अधिकार दिए जाने थे, देखो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की चर्चा हम यहां कर रहे हैं, एक बार देख लो बच्चों। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार थे जिन्हें हम रोक ही नहीं सकते थे, हमें तुरंत देना था, और ऐसे अधिकारों को हमने फंडामेंटल राइट में कर लिया। बेसिकली हुआ क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इनको लिस्ट किया जा रहा था, लिस्ट बनाई जा रही थी, ये लिस्ट बहुत बल्कि हो गई थी बच्चों, बहुत बड़ी हो गई थी, और ऐसे में इसको दे पाना, बहुत सारे अधिकार हो गए थे, इनको दे पाना पॉसिबल नहीं था। तब इनको क्या किया? दो भागों में बांट लिया। कहा कि ऐसा करते हैं, कुछ अधिकार अभी दे देते हैं, बाकी अधिकार जब राज्य सक्षम हो जाएगा तो धीरे धीरे जो है वह दे देगा। अभी जो अनिवार्य है, जिसके बिना एक इंसान नहीं जी सकता, वो मिनिमम राइट्स उसको दिए जाने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट राइट्स उसको दिए जाने चाहिए। तो यहां पर ये दो तरीके से इसको बांट लिया गया। ठीक है, अब डीपीएसपी यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है? ये इसमें ऐसे अधिकारों की बात की गई जिसे आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ध्यान रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो फंडामेंटल राइट है,
क्या ये जस्टिशिएबल है, क्या ये न्याय योग्य है? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी को इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये नॉन जस्टिशिएबल है, इसका जो नेचर है वह कैसा है? गैर न्याय योग्य है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये दो बातें हो गई कि किस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। इन सभी अधिकारों की बात हम एक एक पूरे चैप्टर में कर चुके हैं, इसलिए हम इसको अब यहीं छोड़ देते हैं। अब आगे देखो बच्चों कि कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ठीक है। कुछ और बातें जो है वह मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले एक पॉइंट यहां समझ लो कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यूपीएससी ने जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद रखना। यूपीएससी ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें, और ये जो सेंटेंस है वह एनसीईआरटी के थे बच्चों। क्वेश्चन है, व्हाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। सामान्य कानूनी अधिकारों को सामान्य कानून के द्वारा संरक्षित किया जाएगा, जबकि मूल अधिकारों को देश के संविधान जो है वह संरक्षित करेगा और उसको गारंटी जो है वह देगा। नेक्स्ट है, ऑर्डिनरी राइट मे बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है वह सामान्य प्रक्रिया से सामान्य जो अधिकार उसको चेंज कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट में अगर चेंज लाना है तो यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, संशोधन करना होगा। सो इसमें करेक्ट आपको बताना था, ठीक है। चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूं, एक बार इसको लिखना बच्चों। अगर हम एक डिफरेंस देखें ना कि अंतर क्या है, अंतर क्या है, देखो इस तरीके से आपको, अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मैं आपको बता दूं कि जब भी पढ़ो ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिक्सअप हो रही हो, उसमें डिफरेंस जरूर जान लो। तो यहां हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं, यहां हम डीपीएसपी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली तो बात यही समझ ले बच्चों आप सभी कि देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, इनको ये पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 to 35 है ना, और जो आपके डीपीएसपी है ये आपके पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51। इसके अलावा देखो बच्चों कि फंडामेंटल राइट्स जो है इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हें प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। साथ ही इनकी गारंटी जो है वह दी गई है, गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर इसमें किसी भी तरीके का जो चेंज करना है तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट्स करने होंगे। क्लियर? अब देखो डीपीएसपी में क्या चेंजेस हैं, डीपीएसपी और इसमें क्या डिफरेंस है इस बेस पर। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, अच्छा हमें फंडामेंटल राइट एंड ऑर्डिनरी लॉ भी देखना है, ठीक है। तो ये तो डीपीएसपी की बात, इसे हम नेक्स्ट समझते हैं इन दोनों का। अभी समझ लो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, अब हम अदर राइट्स की बात करें, अन्य जो अधिकार हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अदर राइट्स की बात हो रही है। ऐसे अधिकार जिनका वर्णन पार्ट 3 में नहीं है, 12 से 35 अनुच्छेद 12 to 35 तक जिसका वर्णन नहीं है, ठीक है। हम अदर राइट्स की बात करते हैं बच्चों, तो याद रखना ये होते हैं एक तरह से ऑर्डिनरी, है ना, सामान्य अधिकार, ऑर्डिनरी राइट्स। और अगर सामान्य अधिकार है बच्चों तो इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा सामान्य विधि द्वारा, ठीक है। इनको प्रोटेक्ट करना, इन्हें इन्फोर्स में लाना, इनको लागू करना, और इसे अगर चेंज करना है ना तो ये तीनों ही काम बिल्कुल सामान्य तरीके से किए जा सकते हैं बाय अ ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा ही प्रोटेक्ट होंगे, इन्फोर्स होगा और चेंज होगा। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होंगे इनके साथ ऐसा नहीं है, इसको अगर चेंज करना है तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के जो अमेंडमेंट्स है बच्चों ये करने होंगे। क्लियर हुआ? चलो अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन ठीक इसी बात को कह रहा है ना। सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है क्या पूछा है आपसे, करेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न सुनो, एक लाइन है जो कि है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट। क्या ये लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है? आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब आपका राइट टू इक्वालिटी, आपका राइट टू फ्रीडम, है ना, ये सारे जो है आपका फ्रीडम ऑफ
जो प्रैक्टिस रिलीजन है, आपका एजुकेशन एंड कल्चरल राइट है। तो ये जो आपके अधिकार है बच्चों, क्या ये अनलिमिटेड है, क्या ये एब्सोल्यूट है? तो याद रखना कि ये ना ही एब्सोल्यूट है, ठीक है। ये आपको एकदम ऐसे नहीं कि बस दे दिए तो इसको छीना नहीं जा सकता, या फिर आपको दे दिया है ये अधिकार तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज करेंगे, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती, ऐसा नहीं है। तो याद रखना फंडामेंटल राइट जो है नॉट एब्सोल्यूट है, ये बात बिल्कुल सही है। साथ ही ये अनलिमिटेड भी नहीं है ना, और अनलिमिटेड राइट्स नहीं है, इन पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती है। हाँ, हालांकि एक वर्ड है, ठीक है, कि ये जो लिमिटेशंस इस पे लगाई जा सकती है वह कैसी होंगी? रीजनेबल होंगी। इस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट है, याद रखना ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ये जो प्रतिबंध है, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रतिबंध लगा दो, प्रतिबंध भी जो लगाए जाएंगे वह भी कायदे के होंगे। तो ये जो प्रतिबंध है बच्चों, ये रीजनेबल होंगे, ठीक है। रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पर इम्पोज किए जा सकते हैं, यानी उचित प्रतिबंध। प्रतिबंध कैसे? जो कि उचित हो, या फिर हिंदी में एक और वर्ड आता है युक्ति युक्त प्रतिबंध। थोड़ी सी हिंदी की टर्मिनोलॉजी समटाइम्स टफ पड़ जाती है ना। युक्ति युक्त प्रतिबंध, या तो उचित प्रतिबंध या तो युक्ति युक्त प्रतिबंध। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड फंडामेंटल राइट्स को लेकर अगर किसी भी तरीके से इस पर कोई भी आपको लिमिटेशंस इंपोज करनी है तो वो कैसी होनी चाहिए? उसका वो रीजनेबल होनी चाहिए। आप अनरीजनेबल किसी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेशन सिक्योरिटी की बात कर ले तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप इंटरनेट को शट डाउन नहीं कर सकते, और करोगे भी तो कितने समय के लिए करोगे? उसका कोई एक टाइम पीरियड भी तो होगा। तो गवर्नमेंट जो है इन अधिकारों को अपने मनमाने तरीके से जो है आर्बिट्रेटरी जो है इसको नहीं छीन सकती। अगर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो उस पर क्या है, एक तरीका होता है, युक्ति युक्त तरीके से इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अब देखो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एक्सप्रेस। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, खुद को व्यक्त करने का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल है, आपको व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने देखा था कि आपको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आप सेल्फी खींच सकते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। आप अभिव्यक्त करने के लिए आप पिक्स खींच सकते हैं, लेकिन ऐसी पिक्चर्स अगर किसी की प्राइवेसी को मुश्किल में डालती हैं, किसी की निजता को मुश्किल में डालती है, तब ये आपका राइट नहीं है। वहां पर आपको रुकना होगा, अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखना होगा, है ना। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अधिकारों पर सीमाएं कहाँ लगाई जा सकती है। तो जब वह दूसरे के अधिकारों से जब उसकी टकराहट होने लगती है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, दो लोगों के बीच की स्वतंत्रता, तो कहीं ना कहीं तो कोई रेखा होगी ना, जहां पर एक सही होगा दूसरा गलत हो जाएगा, उस जगह पे रुक जाना है। तो यहां पर क्या कहता है बच्चों कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपके राइट टू एक्सप्रेस पर लगाई जा सकती है। अगर फॉर एग्जांपल ये हो गया, एंड फॉर एग्जांपल अगर आप व्यक्त करने का, लास्ट याद करो हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक्सप्रेस करने के नाम पर आप जो भीड़ है उसको ऐसे नहीं भड़का सकते कि आपका जो पड़ोसी है उसकी लोग एकदम हत्या कर दे मिलकर, है ना। तो यहां पर क्या है बच्चों कि राइट टू एक्सप्रेस है, लेकिन अगर आप हेटेड की बात करें, हिंसा फैलाने की बात करें, नफरत फैलाने की बात करें, तो इस पर हेटेड को लेकर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं, ठीक है। यहां पर आपको प्रोहिबिटेड किया जा सकता है, यहां पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है, इसको लेकर, हेटेड को लेकर। देन सेकंड है बच्चों कि अगर हम जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच की बात करते हैं, ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, तो ये जो स्पीच है बच्चों, इस पर आप देखोगे कि जैसे कि हम फिल्म की बात करें, ठीक है, तो फिल्म्स हो, गाने हो, इन सब पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। अगर हम नेशन सिक्योरिटी की बात करें तो नेशन सिक्योरिटी को लेकर इंपोज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके स्पीच देने से पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था अगर बिगड़ रही है, लोक व्यवस्था अगर इससे बिगड़ रही है, तब आपको रोका जा सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर लें, धार्मिक स्वतंत्रता,
तो बच्चों धर्म पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब? अगर वह मोरालिटी को प्रभावित कर रही है, अगर वह नैतिक नहीं है, अगर वह जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, इसको प्रभावित कर रही है, तब इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों कि अगर मान लीजिए आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाइए 250 वर्ड में, तब आपको यही सारी बातें लिखना है। ठीक है, तब आपको यही सारी बातें एक एक करके लिखना है। और यहां मैं आपको एक जो विद्वान है, एक जो महापुरुष है, ठीक है, तो उनका मैं कोट बताना चाहूंगी, सोमनाथ लाहिड़ी। आपने नाम शायद सुना हो, है ना? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम यहां पढ़ लेंगे। तो बच्चों सोमनाथ लाहिड़ी के द्वारा यह कहा गया कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, ये अधिकार बहुत कम है, काफी कम अधिकार हमें दिए गए हैं। सोमनाथ लाहिड़ी ऐसा कहते हैं। आगे इंग्लिश में भी है, बता देती हूं बच्चों। ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी क्या कहते हैं कि काफी कम जो अधिकार है वह हमें दिए गए हैं हमारे संविधान में। उसके पीछे रीजन, इन्होंने काफी कम जानते हो क्यों कहा? इन्होंने कहा कि हर एक अधिकार के बाद, हर एक अधिकार के बाद, हर एक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ दिया गया, एक उपबंध जोड़ा, और उसमें क्या लिख दिया कि इस पर, इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जितने अधिकार दिए नहीं थे वो पहले ले लिए। फॉर एग्जांपल 1901 में अगर कोई आपको राइट दिया गया, धीरे से 1902 में उस पर रिस्ट्रिक्शंस के जो चार्जेस है वो ऑलरेडी लगा दिए गए। इन आधारों पर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो सोमनाथ लाहिड़ी क्या कहते हैं, आओ देखते हैं। सबसे लास्ट में है, ये कहते हैं, आई फील द मैनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पब्लिक कांस्टेबल। एक सिपाही के दृष्टिकोण से इसको तैयार किया गया है। एक सिपाही के दृष्टिकोण से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको तैयार किया गया है, सिपाही के दृष्टिकोण से। ठीक है, यू विल फाइंड दैट वेरी मिनिमम राइट हैव बीन consented are the almost invariably followed by a provision. Almost every article is followed by a provision which take away the right almost completely. What should be our conception of fundamental rights? ठीक है, तो यहां पर इनके द्वारा ये कहा गया कि हमें जब राइट्स दिए गए, धीरे से उसमें एक और उपबंध जोड़ दिया गया और उस सब आर्टिकल में ये लिख दिया गया कि हमें ये जो अधिकार है उस पर किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आप किसको लिखेंगे बच्चों? सोमनाथ लाहिड़ी को लिखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है बच्चों, read the statement by Somnath Lahiri in the Constituent Assembly quoted in this chapter. Do you agree with him? If yes, give instance to prove it. If not, give argument against his position. ठीक है, आप ये 250 वर्ड्स में लिखना, 250 वर्ड्स में लिखना। मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको कवर करना है। वो जो एक लाइन थी कि फंडामेंटल राइट नॉट एब्सोल्यूट, है ना, और ये जो है वह आपको इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ये बात हमने समझ ली। सोमनाथ लाहिड़ी का जो कोट है उसको लिख देना, 2-3 एग्जाम्पल उसको दे देना। और अगर आप राइट टू स्पीच की बात करें तो मान लो करंट अफेयर में कोई मुद्दा चर्चा में रहा तो उस चीज को भी आप यहां पर कोट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, लिखने की कोशिश करना बच्चों। चलो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये फंडामेंटल राइट वाला। अब आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन का आंसर दो, प्रोटेक्ट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा इनको संरक्षित किया गया। क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी विशेषता है? डेफिनेटली, है ना। इसे हमारे संविधान ने गारंटीकृत किया हुआ है, गारंटी दी हुई है कि ये अधिकार जो है वह आपको दिए जाएंगे, और अगर इन अधिकारों में किसी भी तरीके की कटौती की जाएगी तो वो रीजनेबल होगी। और इसके अलावा अगर आपसे कोई ये अधिकार छीनता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मौलिक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए अभिभावक, उसके लिए गार्जियन कौन है? तो इसके लिए गार्जियन हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका। नॉट परमानेंट, ठीक है, और एब्सोल्यूट, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट्स आर नॉट जस्टिशिएबल, ये बात गलत है। राइट्स आर नॉट जस्टिशिएबल, इसका मतलब ये है कि आप इसे इन्फोर्स कराने के लिए
ये न्याय योग्य नहीं है, आप इसे इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अरे भाई बिल्कुल जा सकते हैं। तो राइट्स आर नॉट जस्टिशिएबल, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या होगा, दो जो बातें हैं ये बिल्कुल सही है कि ये नॉट परमानेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर उपबंध जो रिस्ट्रिक्शंस है वह इंपोज किए जा सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जा सकती है। तीसरा रॉन्ग है। चलो अब हम आगे चलते हैं और कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि जुडिशरी के पास ये पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशंस बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आर्टिकल 13 याद करो, लास्ट मैंने आपको बताया था आर्टिकल 13 क्या कहता है बच्चों, पर अभी कल की क्लास में बात हुई आर्टिकल 13। ठीक है, इसे रिवाइज कर लेना, अब नहीं बता रही हूं। आर्टिकल 13 जो है, रिवीजन कर रहा है इसका, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 13 से इसको जोड़ना, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर इलीगल बाय द जुडिशरी इफ दीज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और रिस्ट्रिक्ट देम इन अनरीजनेबल मैनर। अगर कोई गलत तरीके से इन पर प्रतिबंध लगाया गया है या फिर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई ऐसा एक्शन लिया गया है जिससे इन फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ये काम करेगी हमारी न्यायपालिका। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि अगर आपको चौराहे पर बैठकर जो सभा करने का अधिकार है, ठीक है, कमेटी बिठाने का अधिकार है, सिग्नेचर कैंपेन चलाने का अधिकार है, लेकिन आप इसके नाम पर आप लोगों का आना जाना या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जहां से जो मेन सिटी होकर गुजरती है, मेन सिटी के बीचों बीच आप चौराहे पे जाम लगा दो अगर, तो ये अधिकार आपका नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, बहुत सारे लोगों के अधिकार है जिनका वायलेशन हो रहा है। मान लीजिए वहां से कोई एम्बुलेंस भी गुजरनी है तो उसका तो जीवन संकट में आ गया आपकी स्वतंत्रता की वजह से, है ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है डेफिनेटली लगाए जा सकते हैं। अब इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं इन सभी अधिकारों को, लेकिन एक बार फिर से छोटी सी चर्चा मैं आपसे कर देती हूं। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, आपका राइट टू समानता का अधिकार कहां पर है, 14 से 18, और इसमें दो बातें की गई हैं, एक हमने ब्रिटेन से ली, दूसरी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। याद करो कौन कौन सी बातें पहले पढ़ा चुकी हूं, ध्यान रखने, इसलिए अब नहीं बता रही हूं मैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो कि हमने ब्रिटेन से लिया, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो कि हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, बताओ जरा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि किसी के धर्म है ना, वंश है, जाति है, जेंडर है, लिंग है या फिर जन्म स्थान के आधार पर उससे जो भेदभाव है वह नहीं किया जाएगा, ऐसा किया जाना प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, ये राइट टू इक्वलिटी है। इक्वल एक्सेस टू शॉप, होटल, वेल, टैंक, बाथिंग घाट एंड रोड, सभी को जो है वह पब्लिक जो भी चीजें हैं उनको, जो सार्वजनिक स्थान है उन सभी को एक्सेस लेने का, उसको यूज करने का राइट है। यहाँ पर आप किसी से कास्ट के नाम पर बेसिकली आर्टिकल 17 है ना, आर्टिकल 17 किस चीज को प्रोहिबिटेड करता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, उसे एक ऑफेंस करार दिया जाता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 16 है, ये आपका आर्टिकल 15 है। अनटचेबिलिटी की हम बात करेंगे 17 है। एबोलिशन ऑफ उपाधियों का अंत, कि कोई भी इस तरह की उपाधियां नहीं ली जाएंगी कि राजा या फिर महाराजा या फिर चक्रवर्ती, महाराजाधिराज, इस तरह की जो उपाधियां वह अब नहीं ली जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 14 है। चलो मैं बता देती हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटेन से लिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। नाउ सेकंड आते हैं राइट टू फ्रीडम। अब हम बच्चों स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू, आर्टिकल 19 की जब बात करेंगे तो इसमें कई तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, इकट्ठा होना, एसोसिएशन बनाना, संघ बनाना, यूनियन बनाना, देश में कहीं भी आना जाना, ठीक है, कहीं सेटल हो जाना, या फिर किसी भी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस जो है इसको करना। तो ये सारी जो फ्रीडम है आपको दी हुई है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात यहाँ की जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कमेंट करके बताइए कि जब इमरजेंसी प्रोविजन को लागू किया जाता है तब क्या हमारा ये आर्टिकल, ये जो हमारा
राइट है, क्या हम इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। राइट टू एजुकेशन याद रखना मूल रूप से शामिल नहीं था, बाद में 86 जो अमेंडमेंट होता है तब राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में यहां पर शामिल किया गया। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यहां पर गिरफ्तारी के जो संरक्षण है यह दिया गया, मनमानी गिरफ्तारी बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका 19 से लेके 22 तक आ गया, 19 से लेके 22 तक आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम देखते हैं अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका आर्टिकल 23, आपका आर्टिकल 20। ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है फंडामेंटल राइट का जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन अब तक ना पूछा हो। तो बच्चों इसमें देखो 2-3 बातें कही गई है। एक तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर हम मानव व्यापार की बात करें, दास की बात करें, बॉन्डेज लेबर की बात करें, उन सभी को प्रोहिबिटेड किया गया। और इसके अलावा जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जो हजार्डस वर्क है उसमें नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई पटाखा बनाने की फैक्ट्री है या फिर कोई माइनिंग वाला काम है या रेड पॉल्यूशन एरिया है, वहां पर उनसे काम नहीं कराया जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड इन हजार्डस जॉब्स। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। अच्छा ये बताओ कमेंट करके, हमने इसके पहले एक पेंसिल पोर्टल की बात की थी, ये क्या है? पेंसिल पोर्टल क्या है? कमेंट करो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड 28। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, आपको अपने धर्म को अंतःकरण से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपको अपने जो धार्मिक मामले हैं ना उसको मैनेज करने की, प्रबंधन की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप टू सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहां पर ये बात भी आपको याद रखनी है, यहां से यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे, आपका आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, ये सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करता है। एंड बेसिकली बच्चों ये माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की भी बात करता है, मतलब माइनॉरिटीज जो हैं उन्हें इस देश में अपनी शिक्षा के लिए, अपने संस्कृति के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने का राइट है। अपनी मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी पाठशालाएं बनाने का राइट है। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ये अधिकार नहीं दिया जाता ना तो बाकी इन सब अधिकारों का कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको कुछ पैसे तो दिए जाएं पॉकेट मनी के नाम पर, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि आपको वो किस में रखने हैं, अपना जो सेफ, आपका जो बॉक्स है, आपकी जो गुल्लक है, उसमें उन पैसों को इकट्ठा करना है। अगर आपको आर्टिकल 32 नहीं दिया जाता, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं दिया जाता, तब इन सब अधिकारों का कोई मतलब नहीं होता। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये जो अधिकार है ना, जब आपकी इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल की स्थिति को लागू किया जाता है, तब आपसे आपकी स्वतंत्रता छीनने सरकार घर नहीं आती। बस इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता कि अगर इमरजेंसी में कर्फ्यू लगाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप अपने घर से नहीं निकलेंगे, केवल 1 घंटे के लिए केवल दूध लेने या सब्जी लेने के लिए जाएंगे, जो कि आपकी दैनिक जरूरतें हैं, तो फिर ये आप यहाँ पर सीधा कोर्ट नहीं जा सकते कि मुझे 1 घंटे का टाइम। कोविड में ऐसा हुआ ना कि मान लीजिए कहीं पर सुबह तो कहीं पर शाम को सभी को ये इस चीज के लिए केवल छुट्टी दी गई थी ताकि वह 1 घंटे के लिए अपनी जो दैनिक आवश्यकता की वस्तु है उसको ला सके। और यहाँ पर ये जो 1 घंटा है वो सरकार ने पहले बता दिए थे। लेकिन अब आप ये सोचो कि नहीं, मुझे कोविड-19 के दौरान मुझे मेरे घर से निकलने से रोका गया, मेरी स्वतंत्रता को बाधित किया गया, मेरे आने जाने की स्वतंत्रता को रोका। अब आप नहीं कह सकते यहाँ पर जाके वहां पे जुडिशरी से, ठीक है, आप नहीं कर सकते क्लेम, इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो बच्चों अगर किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन आती कि गवर्नमेंट उस पर, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था ना कि कोविड-19 का जो स्प्रेड है वह हमें रोकना था, तो ऐसे में बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है इसको आप अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इमरजेंसी प्रोविजन में आपसे ये छीने नहीं जाएंगे, ये सब आपके पास रहेंगे। राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर, रिट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स। अब देखो रिट, एक शब्द आया रिट, जिसे कि हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन रिट के पहले इस क्वेश्चन को देखो, और ये जो क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 16(4) से है। आर्टिकल 16(4) से है। इस चैप्टर में आर्टिकल 16(4) की जो बात है वह की गई है। किस में आएगा आपका ये अधिकार? देखो बच्चों, आर्टिकल 16(4) जो है वह ये कहता है कि अगर राज्य को ये लगता है,
ठीक है, अगर स्टेट जो है उसको ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब में या फिर स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट जॉब है किसी एक वर्ग, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको एक कोटा निर्धारित कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर उनके पक्ष में अगर ऐसा लग रहा है राज्य को कि सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वह करने से नहीं रोकेगी, ऐसा आर्टिकल 16(4) कहता है। आर्टिकल 16(4) द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन which in the opinion of the state is not adequately representatives, ठीक है, represented. DPSP mentioned two things about equality of a status and equality of opportunity. तो यहां पर डीपीएसपी की भी बात की गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, कि इसमें दो तरह की समानताएं शामिल है, स्थिति और अवसर। स्थिति और अवसर की समानता की बात तो हमारे प्रियम्बल में भी की गई है, प्रस्तावना में पहले पढ़ चुके हैं हम। तो कौन सा जो है वह इनकरेक्ट है? अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, तो दोनों सही है ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 और 2। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, राइट टू फ्रीडम की, और राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 21 की थोड़ी सी बात कर ली जाए। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, इसको हम समझते हैं पीटी के क्वेश्चन से। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि नॉट सिटीजन कैन बी डिनाई हिज और हर लाइफ एक्सपेक्ट बाय द प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। यहां पर मैंने तो आपसे पूछा है कि कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखो यहां पर मैं आधा सेंटेंस मान लो काट दूं, ठीक है, अब इसको पढ़ो। किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया। ये बात गलत हो गई। क्यों? अगर मान लो कोई क्रिमिनल है, अगर मान लो कोई मर्डरर है, ठीक है, किसी ने हत्या की है, तब क्या उसके जीवन, उसको फांसी नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। दी नहीं जाती क्या? देश में दी जाती है ना। सो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें कि किसी कोई भी जो सिटीजन है उसकी जो लाइफ है, ठीक है, उसको जीवन, उसका जीवन को खत्म किया जा सकता है, लेकिन कैसे? जो विधि ने एक प्रोसीजर, जो लॉ में एक प्रोसीजर बनाया गया है उसके तहत। सो एक्सेप्ट पाया, लेकिन विधि के द्वारा ही। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को मुनारकी है, किसी भी व्यक्ति को सूली पे टांग दो, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है वह सही है। नेक्स्ट है नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड ऑफ सच एन अरेस्ट। कि अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें, गिरफ्तारी का आधार बताए बिना किसी भी व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। द कोर्ट हैज हेल्ड द राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूड इन द राइट टू लाइफ। अदालत ने माना कि आश्रय और आजीविका का जो अधिकार है वह जीवन के अधिकार में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीच बीच में कई ऐसे जो निर्णय है वह दिए गए अलग अलग केसेस में, जिसमें किसी में ये कहा कि राइट टू हेल्थ जो है वह स्टेट प्रोवाइड कराएगा, राज्य की अकाउंटेबिलिटी है, राज्य का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह प्रोवाइड कराएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक केस देखा था जिसमें कि हमने जाना था कि एक जो मजदूर है जो कि ट्रेन से गिर जाता है, घायल हो जाता है, और एक लंबे समय तक उसका जो इलाज है वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, जिसके चलते उसके जो इन्फेक्शन है हाथ पैर में काफ़ी बढ़ जाता है, उसकी चोटें बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे में जब वो मामला अरे सही केस है ना, एनसीईआरटी में इसके फैक्ट है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा क्या कहा गया? स्टेट को कंपनसेट करने को कहा गया, उस सिटीजन को, उस नागरिक को, कि आप कंपनसेट करो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप हेल्थ प्रोवाइड करो। क्योंकि एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के लिए जो उसकी बेसिक मिनिमम नीड्स है, जो उसके जीवन के लिए जरूरी है, ऐसा प्रावधान करेगा। कौन करेगा? स्टेट करेगा, डेफिनेटली, है ना। सो कोर्ट की अगर हम बात करें बच्चों, कोर्ट ने इस एक मामले में ये कहा कि अगर आप किसी की छत छीन लो, है ना, किसी का आप घर छीन लो, घर से भगा दो, उसका घर छीन लो, या फिर आप उसकी आजीविका को, जो वो काम कर रहा है, आप उसकी आजीविका को अगर छीन लो, तो सबसे ज्यादा सुभेद्य हो जाएगा, वो तो वल्नरेबल हो गया एकदम। तो क्या ऐसे में उसका राइट टू लाइफ सुरक्षित रहेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा जाता है कि वुमेन्स को सेफ्टी दी जानी चाहिए, तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन सेफ्टी के लिए प्रोविजन नहीं किए जाएंगे, तो वुमेन का जो एक राइट है, राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू लाइफ,
या फिर अगर हम राइट टू वर्क की बात करें, ये प्रोटेक्ट नहीं रह सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट किया जाए तो आपको सेफ्टी मेजर्स जो है वह इश्यूड कराने होंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये तीनों ही जो बातें हैं वह सही लिखी है, आपसे इनकरेक्ट पूछा था, नन ऑफ द अबव। कोई भी इसमें गलत नहीं है क्योंकि सभी सही हैं, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1) में क्या कहा गया है बच्चों कि सभी जो नागरिक उन्हें भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार होगा। ये बात तो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको भाषण का तो अधिकार है, हेट स्पीच का राइट नहीं है कि आप किसी समुदाय में एकदम हिंसा भड़का दो अपने वोट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अधिकार आपको नहीं है। तो गवर्नमेंट समय समय पर सुनिश्चित करती है, जुडिशरी समय समय पर इस बात को सुनिश्चित करती है कि इस तरह के जो अधिकार है उसका दुरुपयोग ना हो। क्यों ऐसा जुडिशरी क्यों करेगी? क्योंकि फाइनल अथॉरिटी जो फंडामेंटल राइट्स की है उसका गार्जियन कौन है? जुडिशरी है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट। अच्छा, हमारे यहाँ प्रेस की जो फ्रीडम है वह एब्सोल्यूट है भाई। पूर्ण स्वतंत्रता है क्या हमारे यहाँ? नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? मीडिया पर सेंसरशिप या प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो रॉन्ग होगा, चूंकि इसमें कुछ भी नहीं पूछा है तो हम राइट से आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली जो है ये राइट है, सेकंड रॉन्ग है। याद रखना, सेंसरशिप की बात करें या फिर और भी तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस है वह मीडिया पर इम्पोज किए जा सकते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेक्शन की, निवारक नजरबंदी की। अच्छा बच्चों ये बताओ, हमने आर्टिकल 22 की बात की, ये आर्टिकल 22 से जुड़ा है। आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है कि आपको मनमाने तरीके से जो है वह अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर आपको अरेस्ट किया जाएगा तो इसके लिए आपको रीजन बताएगा, पुलिस जो है वह रीजन बताएगी आपको, तब जाके अरेस्ट करेगी। और इसके बाद भी आपके पास कई अधिकार है कि भाई आपको अपने बचाव की पूरे अधिकार है, आपको अपना जो वकील है आप एकदम चुनिए और लड़ाई लड़िए, ठीक है। ये अधिकार आपको दिए गए हैं। लेकिन बच्चों ये अधिकार जो है वह कुछ केसेस में नहीं दिए जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लो आप देखेंगे कि आपके जो चारों तरफ है, ठीक है, आप जहां पर रह रहे हैं मान लो वहां पर क्राइम रेट है, और उस क्राइम रेट में बार बार आप कोई जैसे बड़े भाई टाइप के जो लोग होते, जो थोड़ा सा हम कह दें कि भाई ज्यादा गुंडे टाइप के जो लोग हैं जिनका बार बार नाम हर एक केस में, अच्छा वहां झगड़ा हुआ वो शामिल था, वहां झगड़ा हुआ वो शामिल था, मान लो एक ही नाम आप बार बार सुन रहे हैं, मतलब इस तरह के एकदम सीरियल जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, तो क्या इनके लिए भी ये अधिकार देना चाहिए? तो यहां पर बच्चों एक व्यक्ति ऐसा है जिसे कि गिरफ्तार कर रहे हैं जब वो कुछ कर चुका होता है उसके रीजन के बेस पर दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो कोई क्राइम करने वाला है हम उसे क्राइम करने के पहले ही रोक ले। फॉर एग्जाम्पल, आप चुनाव के समय देख लो और आप होली और दिवाली के समय देख लो कि जो भी आपके क्षेत्र में ज्यादा अपराधी है, ठीक है, अपराध में जो टॉपर है उसको पुलिस उठा के पहले ही ले जाती है ताकि शांति व्यवस्था को बनाया रखा जा सके। यही कहते हैं निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेक्शन। तो क्या प्रिवेंटिव डिटेक्शन की हम बात करें, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों पे मान लीजिए किसी पे रासुका लगा दी, राष्ट्रीय सुरक्षा वाला है ना, तो यहां पर बच्चों वो क्या हो गया, प्रिवेंटिव डिटेक्शन हो गया कि चूंकि वह अपराध उसने किया नहीं, वह अपराध कर सकता है, इस बेस पर उसको आपने क्या किया, उसको आपने जेल में रख लिया। तो ये निवारक नजरबंदी है। इसको लेकर कई प्रोविजंस बनाए गए कि मान लीजिए पहले ऐसा था, अब इसके पास ये राइट नहीं है कि ये 24 घंटे के अंदर इसको जज के सामने पेश किया जाए, नहीं, इसको सीधा जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेक्शन की अगर हम बात करें, इसके पास इसको जमानत मांगने का अधिकार नहीं, एटलीस्ट मिनिमम कुछ ऐसी धाराएं होती है कि 3 मंथ्स के पहले तो आप नहीं निकलने वाले। तो ये क्या है बच्चों, प्रिवेंटिव डिटेक्शन हो गया, ठीक है। आओ पढ़ते हैं, अब समझ में आ गया प्रिवेंटिव डिटेक्शन। तो याद रखना, आर्टिकल 22 में एक ऐसा व्यक्ति जो कोई कांड कर चुका है अब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है उस बेस पर, तब तो इसके पास ये राइट है कि उसको रीजन बताओ। लेकिन इस व्यक्ति को अगर हम प्रिवेंटिव डिटेक्शन की बात करें, इसके पास वो अधिकार नहीं होंगे जो इस व्यक्ति के पास है, जो इस एक्यूज के पास है। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शन ऑफ टू दिस। समटाइम अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some times without following the above mentioned procedure. This is known as
प्रिवेंटिव डिटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, निवारक नजरबंदी की बात हो गई। ठीक है, जैसे कि हम जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, लेकिन इस केस में इसके पास राइट टू लाइफ एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसके पास नहीं होगी। इसका उल्लंघन एक तरीके से गवर्नमेंट कर सकती है, निवारक नजरबंदी इसका उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों अगर हम राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करें और हम प्रिवेंटिव डिटेक्शन की बात करें तो ये किसके साथ क्लैश हो जाता है, इसका कंफ्लिक्ट किसके साथ होगा, इसका कंफ्लिक्ट, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि जो प्रिवेंटिव डिटेक्शन है, डिटेंशन है, ठीक है, किसके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसका कॉन्फ्लिक्ट होगा बच्चों राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस तरह से भी जो क्वेश्चन है वह आ सकता है ना, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। चलो अब देखो आगे हम बात करते हैं राइट ऑफ एक्यूज्ड, आरोपी के अधिकार। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया उसके क्या अधिकार होंगे, आओ एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, पढ़ो जरा इसको। 3 स्टेटमेंट है बच्चों। पहला स्टेटमेंट कहता है नो पर्सन वुड बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, आप जनरल नॉलेज से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या अभी तक ऐसा देखा कि नहीं, सामने वाले ने 2 मर्डर किया, 3 मर्डर किए तो उसको 14 नहीं बल्कि 28 वर्ष की जेल हुई? आज तक आपने ऐसा सुना? नहीं सुना। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपने देखा होगा कि एक अपराध के लिए एक ही बार उसको दंडित किया जा सकता है, और अगर उसने एक अपराध किया तो आप उसको 2 बार दंड नहीं दे सकते। ठीक है, अगर मान लो उसने अलग अलग अवधियों में यह काम किया है तब हो सकता है कि उसको अलग अलग तरीके से जो दंड है वह दिया जाए, पनिश किया जाए। अदरवाइज एक अपराध के लिए जो दंड अलाउ है, जो पनिशमेंट है, उसको वही दी जाएगी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, सेकंड यहां पर कहता है नो पर्सन वुड बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फॉर्म एज अ बैकडेट। आज मान लो जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपका चालान होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कल अगर गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जाता है, अगर ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि अब अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो 500 का फाइन होगा। दिल्ली मेट्रो में मेरा लग चुका है 400 का फाइन। ठीक है, तो लेकिन वहां पर पहले अनाउंस नहीं था और लग गया था बच्चों। तो यहां पर देखो कि मान लो आज मैंने मास्क नहीं पहना और कल आके कोई ये कहे कि आपने कल मास्क नहीं पहना था। ठीक है, चूंकि बात जो है वह आज की है ना, तो जो रूल पहले नहीं बना था आप बैक डेट से उसके लिए फाइन नहीं ले सकते, आप बैक डेट से आप उसको पनिश नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आज जो चीज एज अ कंटेम्प्ट आ गई, आज जो चीज अपराध बन गई, कल वो अपराध नहीं था। कल जैसे कल अगर हम बात करें साइबर क्राइम को पहले डिफाइन नहीं किया गया था, वो अपराध नहीं था। धोखाधड़ी आपने कर ली, आप बच गए। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई लॉ नहीं है कि आपको पकड़ के जेल में ठूसा जाए। लेकिन अब आप देखेंगे कि साइबर क्राइम को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, किस तरीके से साइबर सेल एंड बाकी सब काम कर रहे हैं, तो अब वो चीज क्राइम हो गई। लेकिन अगर बैक डेट की हम बात करें तो बच्चों बैक डेट से कभी भी जो एक्शन, अगर हम इलीगल की बात करें, बैक डेट से उसको नहीं कहा जा सकता। हाँ, हालांकि याद रखना, हालांकि ये जो चीजें है ना, बैक डेट से पता है किस तरह के रूल्स लागू किए जा सकते हैं जो इकोनॉमिकली हो। आर्थिक रूप से अगर हम किसी टैक्स की बात करें ना, तो टैक्स को जरूर कुछ कुछ बैक डेट से किया जा सकता है। अदरवाइज इस तरह के जो लॉ है, कानून किसी भी कार्रवाई को पिछली तारीख से अवैध घोषित करेगा, ये गलत है। कभी भी पिछली तारीख से कानूनी अपराध नहीं घोषित किए जाएंगे। आज की डेट में जो चीज अपराध है वह आज की डेट से ही लागू होगी, बैक डेट से नहीं। ये बात इसमें कही गई, इसलिए सेकंड जो है वह रॉन्ग हो गई। थर्ड है नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा जाएगा कि अपने ही विरुद्ध जो है वह अपराध का स्वीकार करके अपने ही विरुद्ध साक्षी बन जाओ और फांसी पे चढ़ जाओ। सो किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा। गवर्नमेंट नहीं मानती, मतलब जुडिशरी इस चीज को कंसीडर नहीं करती कि किसी व्यक्ति ने अपराध कबूल लिया इस आधार पर। कभी कभी आप देखेंगे पुलिस जब पीटती है, मारती है, यातनाएं देती है तो अपने आप जो है वह अपराधी कबूल कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबा केस चलता है, चाहे जघन्य अपराध किया हो उसने। क्यों? क्योंकि अब जब आप देखेंगे
कि जुडिशरी जो है वह इस बात को मानती है कि हो सकता है व्यक्ति ने अपराध ना किया, पुलिस ने इसको फंसा दिया हो। तो यहाँ पर जुडिशरी न्यायपालिका के द्वारा एक तरह से निष्पक्ष होकर चीजों को देखा जाता है, सुना जाता है, और इसलिए बाकी जो एविडेंस है, बाकी जो सबूत है उसकी मांग की जाती है। बल्कि ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने जो है वह एग्री कर लिया कि हाँ मैंने ये अपराध किया और उस पर वो साबित हो गया। किसी भी व्यक्ति को साथ ही अपने प्रति साक्ष्य बनने के लिए नहीं कहा जाएगा। सो ये वाली जो बात है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आपको बताना था, करेक्ट क्या होगा बच्चों, 1 और 3, ठीक है। आओ चेंज करते हैं एक ऑप्शन, तो 1 और 3 जो है इसमें करेक्ट होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का जो व्यापार है वो प्रतिबंधित है, वो अपराध है, नहीं कर सकते। इसके अलावा सेकंड, बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते, और बच्चों से श्रम आप नहीं करवा सकते, ठीक है। बच्चों से जो श्रम है वह आप नहीं करवा सकते। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका क्या, आर्टिकल 23 और 24, और ये दोनों ही आर्टिकल यूपीएससी पूछ चुका है। चलो स्टार लगा देती हूं, मैं हर उस जगह स्टार लगा देती हूं बच्चों जहां से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, आपको अपने धर्म को अंतःकरण से मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट टू टैक्सेस ऑफ प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन, एंड 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब देखो कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसे हम देखते हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखें। राइट टू कंसीडर टू फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं हम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में 3 स्टेटमेंट बच्चों यहां पर है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है टू गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर बट नॉट मोरालिटी एंड हेल्थ। सरकार जो है, ठीक है, वह सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए तो आपके धर्म की जो प्रैक्टिस है उसकी अभ्यास जो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन नैतिकता और स्वास्थ्य के नाम पर नहीं लगा सकती। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें बच्चों, तो इस पर 3 तरीके के जो रेस्ट्रिक्शंस है वह लगाए जा सकते हैं, ठीक है। 3 तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध जो है वह 3 आधारों पर लगाए जा सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस। सबसे फर्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, अगर लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है तब आपको रोका जाएगा। मोरालिटी, अगर नैतिकता प्रभावित हो रही है, ठीक है, नैतिकता, तब इस आपको रोका जा सकता है। और तीसरा है हेल्थ, अगर आपका जो धर्म है वह हेल्थ को प्रभावित कर रहा है तब भी इसको रोका जा सकता है। तो यहां पर ये 3 ऐसे डाउन हो गए, इनके बेसिस पर आपका जो रिलीजन का जो फ्रीडम है इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ठीक है। याद रखना, इस पर प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाए जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें और अगर हम वर्ण सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो बच्चों वर्ण जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में क्या था कि आप देखेंगे कि 4 आधारों पर बांटा गया, और यहां पर हिंदू धर्म में भी जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ठीक है। स्पेशली अगर हम अपर कास्ट की बात करें एंड लोअर कास्ट की बात करें, और लोअर कास्ट में अगर हम अस्पृश्यता की बात करें, अनटचेबिलिटी की बात करें, अनटचेबिलिटी, तो गवर्नमेंट ने ये थोड़ी कहा कि भाई आपके में जो ये सिस्टम चल रहा है क्योंकि धर्म के अकॉर्डिंगली है तो हम इसमें नहीं करेंगे। तो सरकार ने इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए क्या कहा कि एक जो ग्रुप है वह दबा कुचला ना रहे, इस वजह से आर्टिकल 17 तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भैया हमारी तो धार्मिक आस्था थी एक ग्रुप को दबाने में। तो यहां पर इंटरफेयर जो है वह डेफिनेटली सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार कर सकती है। दैट इज ऑल्सो राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन, इट ओनली गिव अस राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। आप अपने धर्म को लेकर जो जानकारियां है वह प्रचार प्रसार करो, काफी मजे से करो। अभी आप रिसेंटली देखोगे लास्ट
ईयर की बात कर लेते हैं, अब तो हम जन में आ गए हैं। दिसंबर 2022 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि आप अपना जो धर्म है वह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी खुशी है, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप किसी भी धर्म को ना माने, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर लोभ लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो उस पर रिस्ट्रिक्ट वो जो है एक कार्यवाही हो सकती है उस पर। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये फोर्सिबल जो कन्वर्जन है इसको अलाउ नहीं करता। कहता है धर्म मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण की बात करें इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर ये जो बात है वह बिल्कुल सही लिखी है। तो इस तरह से करेक्ट पूछा था, सो करेक्ट में चलो एक और हम चेंज करते हैं, एंड 1 2 3 सभी जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलीजियस डोमिनेशन से है। बच्चों ये जो रिलीजियस डोमिनेशन है ना, ये दो तरीके से हो सकता है एक ही कम्युनिटी में हो जाए, हो सकता है एक ही कम्युनिटी में हो जाए, है ना, एक ही समुदाय के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वही कि अगर हमने हिंदू धर्म की बात कर ली तो उसमें अपर एंड लोअर हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो रिलीजन में अलग अलग जो रिलीजियस बिलीफ्स है उसमें हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हिंदू एंड मुस्लिम। तो यहां पर बच्चों इन दोनों तरीके को रोकने के लिए, इन दोनों का जो डोमिनेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ काम किए गए हैं, कुछ जो प्रिवेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि थ्रू आ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, थ्रू आ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, थ्रू आ स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहां पर देखो कि अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है। अगर हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं, सेकुलर अगर हम नेशन कहते हैं, तो इसमें 3 बातें अगर आप बता देंगे, आपका धर्म की स्वतंत्रता और जो धार्मिक जो सेकुलर का नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप बता सकते हैं केवल इन 3 बातों में। सबसे पहली बात तो है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। सभी धर्म जो है हमारे यहाँ बराबर है। तो ये पहली बात हो गई कि यहां पर जो डिस्टेंस है वह एक स्टेट का रिलीजन से रहेगा, क्योंकि अगर मान लो कि इजराइल की तरह या फिर श्रीलंका की तरह जो है किसी धर्म, या पाकिस्तान की तरह किसी एक धर्म को प्रमोट करने लग गई गवर्नमेंट, तब क्या होगा। तो ऐसे में दूसरा जो है, जो माइनॉरिटी वाला है एज अ रिलीजियन, है ना, धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटी है उसका तो हो गया कल्याण। तो यहां पर बच्चों एक राज्य जो है इसका कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। सेकंड देखो, स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करने का तरीका और हस्तक्षेप दोनों तरीके अपनाती है। तो इस तरीके से तीनों जो है वह इसका आंसर होगा, ठीक है। तीनों रणनीतियां जो है वह अपनाई जाती है। अब देखो हस्तक्षेप का मतलब क्या होगा, वही लास्ट जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि मान लो सभी को अपने धर्म का अभ्यास करने का पूरी स्वतंत्रता है, और ऐसे में अगर कोई सिख धर्म वाला है जो कि पगड़ी पहनना को प्रायोरिटी देता है, और ऐसे में उससे जो ट्रैफिक पुलिस है वह ये नहीं कह सकती कि आपने हेलमेट वेयर नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हस्तक्षेप की नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। अब आगे हम चलेंगे बच्चों, और अब हम देखते हैं, देखो आपका एजुकेशन राइट आर्टिकल 29-30 चर्चा हम कर चुके हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब आगे हम चलते हैं और बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। तो देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगर ना होता, आर्टिकल 32 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में कोई आर्टिकल वैसा नहीं है, लेकिन बच्चों ये जो आर्टिकल है ना, ये बाकी आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहां पर क्या है, डॉक्टर अंबेडकर कंसीडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हृदय एंड आत्मा इसको कहा संविधान की डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, बिकॉज द राइट गिव अ सिटीजन राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी फंडामेंटल राइट रीस्टोर्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, कोई इसका वायलेशन करता है, आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहां पर अंडर द आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एंड वही हम जब रिट पिटीशन की बात करेंगे तो हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो रिट पिटीशन है वह दायर कर सकते हैं कि आपका ये जो फंडामेंटल राइट है इसका वायलेशन हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसके लिए प्रयास करेगी कि आपको जो राइट्स है वे दिए जाए, इंश्योर किए जाए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर टू गिव डायरेक्टिव टू गवर्नमेंट एनफोर्समेंट ऑफ द राइट। बिल्कुल सही, सरकार को निर्देश दे सकती है कि भाई ये जो अधिकार है। अब देखो बच्चों, यहां पर हमने रिट पिटीशन की बात की, ठीक है। रिट, इसका मतलब क्या होता है, रिट का मतलब क्या होता है, रिट का मतलब होता है अ लीगल ऑर्डर
टू डू एंड नॉट टू डू बाय अ कोर्ट, इशू बाय अ कोर्ट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो कोर्ट है वह एक लीगल ऑर्डर, एक वैध जो ऑर्डर है वह दे सकती है कि आप कुछ करें या फिर ना करने को। तो यहाँ पर 5 तरीके की जो रिट है वह दी जाती है। 5 तरह की रिट आप दायर कर सकते हैं। फर्स्ट तो हैबियस कॉर्पस। अब ये हैबियस कॉर्पस वही वाला रिट है जिसे रॉलेट एक्ट 1919 के एक्ट में निष्क्रिय कर दिया था कि आप किसी भी व्यक्ति को शरीर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो हैबियस कॉर्पस का हिंदी क्या हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस परमादेश, और इसके अलावा 3 और आपकी रिट है, प्रोहिबिशन निषेधाज्ञा, क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, और सर्ट्यूररी यानी उत्प्रेषण। ठीक है, देखो अधिकार परीक्षा नाम से समझ में आ रहा है ना कि आपकी अगर ये पूछा जाए कि आपसे अधिकार पूछा जा रहा है बेसिकली किसी काम को करने के लिए। If the court find that a person is holding office but is no entitled to hold the office, it issue the writ of quo warranto and restrict the person from acting as an official ऑफिस होल्डर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर यह कहा गया कि अगर हम अधिकार परीक्षा की बात करें कि अगर यहां पर न्यायालय को यह लग रहा है कि कोई भी पर्सन ऐसे पद पर बैठा हुआ है, ठीक है, वो ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है जो उसका है ही नहीं, और ऐसे में उससे वहां से हटने को कहा जाए, और यही आपका अधिकार परीक्षा हो गया। ठीक है, कि उसे अगर वह किसी पद पर नियुक्त है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो न्यायालय उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। ये आपका क्यू वारंटो हो गया अधिकार परीक्षा, जहां किसी व्यक्ति से उसका अधिकार पूछा जाए, अधिकार परीक्षा हो गया। ठीक है, क्यों? और हमने इसके पहले हैबियस कॉर्पस हम पहले भी पढ़ चुके। हैबियस कॉर्पस का मतलब है अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो इस व्यक्ति को वह कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे कि हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन दैट द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्ट पर्सन शुड बी प्रेजेंट बिफोर इट। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर ऑफ ग्राउंड ऑन द अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। अगर ऐसा लगता है कि भाई उसे किसी लॉ के तहत या फिर कोई संतोषजनक कारण नहीं मिलता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का जो आदेश है वह दे देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों मैंडामस परमादेश। परमादेश है ना, जैसे कि हम कहते हैं आदेश, परम आदेश, तो बस वही बात होगी कि ये जो आदेश है उससे भी बढ़कर है, और ये जो आदेश है वह कौन दे रहा है? तो देखो बच्चों परमादेश यानी मैंडामस यानी परमादेश। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस परमादेश। This writ is issued when the court find that a particular office holder is not doing legal duty। मान लो कोई भी व्यक्ति जो है अपना वैधानिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति से कहा जाता है, उस अधिकारी से कहा जाता है कि आपकी ये ऑफिशियल ड्यूटी है, आपको ये काम करना है, ऐसा हम आदेश देते हैं। वही मैंडामस हो गया, वही परमादेश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। एंड बाकी 2 बच्चे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? रोक देना। निषेध आज्ञा। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? रोक देना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मान लो अगर कोई निचली अदालत अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तो एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को यह जारी कर रहा है, बेसिकली जो अपर कोर्ट है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो है वह हाई कोर्ट को रोक दे किसी काम को करने के लिए, क्योंकि ये जो है वह उसका एक तरह से अधिकार क्षेत्र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा करने से रोकने के लिए उसे निषेध आज्ञा या फिर प्रोहिबिशन को लागू किया जाता है। ठीक है, तो निषेध आज्ञा का मतलब क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके सुनवाई करती है तो ऐसी सुनवाई, ऐसे केस को जो कि उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, उसे रोक दिया जाता है। यही प्रोहिबिशन है। अब देखो सर्ट्यूररी, उत्प्रेषण। हिंदी में अगर आप इसको मतलब देखोगे उत्प्रेषण, प्रेषण का मतलब जैसे कि भेज देना। ठीक है, प्रेषण का मतलब क्या होता है? भेज देना। तो देखो बच्चों, अगर मान लो कोई लोअर कोर्ट है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको अधिकार नहीं था लेकिन फिर भी वह कोई कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर न्यायालय क्या करता है? न्यायालय उस काम को वहां से लेकर किसी और अधिकारी या अन्य कोर्ट को हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। सो अंडर दिस रेट द कोर्ट ऑर्डर अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। तो यहाँ पर लोअर कोर्ट या लोअर अथॉरिटी से वह जो केस था उसको ट्रांसफर किया जाता है अपर कोर्ट या अपर अथॉरिटी को। ये आपका सर्ट्यूररी। तो इस तरह की 5 तरह की जो रिट है वह जारी की जा सकती है। प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्ट्यूररी, ठीक है, मैंडामस एंड आपका हैबियस कॉर्पस। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर दो।
क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। द कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर नोन एज द रिट। जो विशेष ऑर्डर जो कोर्ट देती है वही रिट है, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट है, थ्री स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मीन दैट द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्ट पर्सन शुड बी प्रेजेंट बिफोर इट। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उनके सामने पेश किया जाए, कोर्ट के सामने पेश किया जाए, यह आपका हैबियस कार्पस होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, सशरीर प्रस्तुत करना। डेफिनेटली फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड कहता है कि निषेध रिट, निषेध मतलब क्या है बच्चों, प्रोहिबिशन है ना। निषेध रिट तब जारी की जाती है व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। अगर कोई अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया करता है तो अब हम उसको क्या कहते हैं, हमने उसको आदेश दिया था, ठीक है, मैंडामस, परमादेश दिया था कि वो अपनी जो लीगल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करे, तो ऐसे में प्रोहिबिशन आएगा या फिर मैंडामस आएगा। प्रोहिबिशन या मैंडामस की सही लिखा है बताओ जरा। अब मैंडामस को पढ़ते हैं। रिट इज इशू बाय अ हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन। और अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हो तब आपको रोकने का काम किया जाएगा ना, कि आदेश देने का काम किया जाए। तो पहले तो रोकोगे तब तो आदेश दोगे ना। तो पहले क्या किया बच्चों, इसको रोका गया। सो बेसिकली ये जो है वह एक्सचेंज लिखा हुआ है ना। यहां पर आपको बताना था करेक्ट कौन सा है। आंसर इज वन ओनली। दोनों गलत है क्योंकि ये परमादेश नहीं बल्कि ये निषेध रिट की बात हो रही है, और यहां पर ये निषेध नहीं बल्कि परमादेश की बात हो रही है। आया समझ? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डीपीएसपी। राज्य की नीति के निदेशक तत्व है क्या? हम सभी ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत सुना है। हमें लगता है कि मूल अधिकार ही है जो हमारे अधिकार है, ऐसा नहीं है बच्चों। डीपीएसपी में भी कई ऐसे अधिकार है जो व्यक्तियों के भी है, लेकिन इसमें सरकार के लिए कर्तव्यों की बात ज्यादा की गई। तो बेसिकली देखो, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। एक मिनट है ना, थोड़ा सा मैं जो व्हाइट पेज है ये लगा लूं ताकि आप सभी को स्पष्ट रूप से देखें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, सबसे पहले तो जब हम आ गए बच्चों, फंडामेंटल राइट्स हमारे हो गए। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 to 35 की बात हम कर चुके, और काफी सारे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे। और आपका जो फंडामेंटल राइट है ये कौन सा था? ये आपका था पार्ट 3, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों पार्ट 4 की। पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51, और इसे हम कहते हैं डीपीएसपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है ऐसे राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मतलब ऐसे डायरेक्शंस जो राज्य के लिए हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य की जो राज्य की नीति को एक तरह से गाइड करे, निदेशक तत्व, ठीक है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अब देखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर एक स्टेट जो है वह पॉलिसी बना रही है तो क्या उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वह किन चीजों को फॉलो करे? फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल राइट्स को, या डीपीएसपी को, या इन सभी को, या फिर प्रियम्बल को? किस चीज को ध्यान में रखेगा? तो ऐसे में डीपीएसपी जो है वह सबसे ज्यादा सही आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों डीपीएसपी क्या है? याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स में जहां बात की गई है व्यक्ति के अधिकारों की, इंडिविजुअल्स की, पर्सन के राइट्स की बात की गई है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहां फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें किसी पर्सन के राइट्स की बात की गई है, व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात की गई है। और ऐसे में जो डीपीएसपी है बच्चों, ये इंटायर सोसाइटी के लिए प्रोविजन करता है, ठीक है। ऐसे में जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे बच्चों, तो डीपीएसपी क्या है? ये पूरी सोसाइटी के लिए बेसिकली
टू डू समथिंग, गवर्नमेंट को कुछ करने का आदेश देता है, एंड वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, डीपीएसपी वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। ठीक है, पूरी सोसाइटी के लिए वेलफेयर। अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सरकार को कुछ काम करने के लिए, कुछ वेलफेयर काम करने के लिए कहा जाता है, तो बच्चों वह डीपीएसपी है, जो एक तरह से कल्याणकारी कार्य है ना, वेलफेयर के लिए काम करेगा। वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो नीतियां बनाना, ये मेन काम है आपका डीपीएसपी का। ठीक है, अब देखो तो ये अपेक्षा की जाती है बच्चों कि कोई भी राज्य जब नियम बनाए, स्टेट जब नियम बनाए, तो इन चीजों को ध्यान में रखे। अब देखो फंडामेंटल राइट्स और इन दोनों के बीच में एक जो डिफरेंस है कि कौन सा ऐसा है जिससे जो कि जस्टिशिएबल है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो आपके फंडामेंटल राइट है ये आपके जस्टिशिएबल है, क्या ये न्याय योग्य है? न्याय योग्य है मतलब आप इसे लागू कराने के लिए कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। तो डेफिनेटली इसे इन्फोर्स कराने के लिए आप जा सकते हो, न्याय मांग सकते हो, तो इसे जस्टिशिएबल कहा जाता है। लेकिन डीपीएसपी जो है, इसका जो नेचर है वह क्या है बच्चों? याद रखना, इसका जो नेचर है वह गैर न्याय योग्य, आपने शब्द सुना होगा, गैर न्याय योग्य। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब इसको इन्फोर्स कराने के लिए, इसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव नेचर है, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि सरकार को ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, मतलब डू नॉट क्रॉस की लाइन खींच रहे थे, पढ़ लिया था हमने इस बात को, कि सरकार को रोकते हैं कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, आर्टिकल 13। लेकिन बच्चों डीपीएसपी जो है वह गवर्नमेंट के लिए एक तरह से पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है, और इस पॉजिटिव सकारात्मक एक तरह से काम है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सरकार को टू डू समथिंग, है ना, कुछ करने के लिए कहा जाता है। और ये काम क्या है? ये है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक लोक कल्याण के लिए नीतियां बनाने के कहा जाता है, इंटायर सोसाइटी के लिए नीतियां बनाने के लिए कहा जाता है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी बिल्कुल फिट बैठता है इन दोनों को समझाने में। अब देखो राइट टू प्रॉपर्टी की हम बात करें, इतना समझ में आया आप सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमें इंटरलिंक इसी से करना है। ठीक है, देखो राइट टू प्रॉपर्टी, पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, तो पहले मूल अधिकार था, अब नहीं है। तो जब ये मूल अधिकार से हटाया गया तो उन लोगों को कष्ट नहीं हुआ होगा जिनके पास अपने बाप दादाओं की बहुत ज्यादा संपत्ति थी? बिल्कुल बिल्कुल हुआ होगा। तो बच्चों जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, ये एक व्यक्तिगत अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी का। तो यहां पर बच्चों जब इस अधिकार को यहां से हटाया गया, डिलीट किया गया, तो जानते हो उस वक्त माइंड में क्या रखा गया? कीपिंग इन माइंड द सोशल नीड दैट आर ग्रेटर। यहां पर यह कहा गया कि जो सामाजिक जरूरतें हैं, जो सोशल नीड्स है, सोशल नीड्स दैट आर इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटर, दैट आर ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब व्यक्तिगत हितों पर जो समाज के नियम थे, जो समाज की नीड थी, उस चीज को प्राथमिकता दी गई। और यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर कहां पर रख दिया? आर्टिकल 300A में रख दिया। तो इसके लिए देखो पहले 1973 में सुप्रीम जो कोर्ट है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, ये जो है वह हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। और फिर धीरे से जो 44th अमेंडमेंट हुआ, 144 नहीं है 44 है, ठीक है, 1 मत समझ लेना। तो जो यहाँ पर 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तब यहाँ पर लीगली अमेंड कर दिया गया था कि अब जो है 300A के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक तरह से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जरूर हो सकता है। लीगल राइट कहा गया बेसिकली ये कि लीगल राइट है
ठीक है, लेकिन आपका अब फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये इस बात को बताता है कि फंडामेंटल राइट जो कि किसी पर्सन के राइट के, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, इस पर प्राथमिकता किसे दी गई? वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, क्योंकि उस वक्त इस बात की सख्त जरूरत थी कि जो जमींदार है या फिर जो बाकी लोग हैं या फिर जिनके पास अकूत धन संपदा है, उसका ठीक से जो वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में हो सके। और इसके लिए जरूरी था कि जिसे पहले फंडामेंटल राइट में एक तरीके से प्रोटेक्ट करवा लिया गया था संपत्ति के अधिकार को, उसको यहां से निकाला जाए। ठीक है, काफी जरूरी था बच्चों ये करना। और पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, धीरे से इसको बेसिक कहा, पहले तो कह दिया कि देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। कुछ समय लगा लोगों को ये बात हजम करने में, डाइजेस्ट करने में। 73 में ये निर्णय दिया और फिर 44th जो अमेंडमेंट है वह 1978 में हुआ। 1978 में हुआ, एक खासा जो वक्त है वह गुजर चुका था। लोग इस चीज को समझ चुके थे कि अब जो समाज है उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी है, व्यक्तिगत अधिकारों पर समाज की जो आवश्यकता है उसको प्राथमिकता दी जाए। क्लियर है? कभी आंसर लिखना हो इन दोनों के बारे में तो आप राइट टू प्रॉपर्टी को प्लीज कंसीडर कीजिए बच्चों। चलो कुछ और बातें जो डीपीएसपी के बारे में है वो और मैं आपको बता देती हूं, थोड़ा सा पढ़ ले। सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेट इन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर नॉट मेड लीगली इन्फोर्स। बच्चों कुछ गाइडलाइंस जो है वह बनाई गई लेकिन इसको लीगली जो है वह लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त मान लो कि सरकार, गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो राज्य है, जो राज्य का मतलब पूरे हम देश की बात करें, ठीक है, राज्य जो है उसका दायित्व होगा कि सभी को फ्री लीगल सर्विसेज दे। लेकिन क्या उस वक्त इतना ज्यादा सक्षम था राज्य कि सभी को रोजगार दे सकता, सभी को शिक्षा दे सकता? नहीं था। तो यहां पर आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। दिस मीन that if our government did not implement a particular guideline, we cannot go the court asking the court to instruct the government to implement that policy। कि मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि डीपीएसपी जो है ये कहता है, डीपीएसपी पंचायतों की बात करता है, आर्टिकल 40 में आई थिंक पंचायतों की बात की गई। तो बच्चों ये जो पंचायतें हैं, क्या पंचायतों के लागू कराने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि वो डीपीएसपी का पार्ट है। फंडामेंटल राइट के बारे में यही बात होती तो गलत हो जाती। फंडामेंटल राइट के लिए आप जा सकते हो। दस दीज गाइडलाइंस नॉन जस्टिशिएबल, याद रखना, लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल है, गैर न्याय योग्य है, क्योंकि जुडिशरी इसको लागू नहीं कर रही है। दोज हु फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दैट द मोरल फोर्स, बच्चों एक तरीके से एक नैतिक बाध्यता थी, ठीक है, नैतिक बाध्यता थी कि जब राज्य जो है वह सक्षम होगा तो सभी को रोजगार जो है वह देगा। तो एक तरह से नैतिक बाध्यकारी इनको बनाया गया था राज्य के लिए, लेकिन यहां पर लीगली किसी तरीके से इन्फोर्स नहीं था। क्लियर है? तो बेसिकली बच्चों जब हम एक क्वेश्चन देखते हैं डीपीएसपी के बारे में, व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन? द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी आर सोसाइटी शुड अडॉप्ट, समाज को मानने चाहिए ऐसे लक्ष्य और ऐसे उद्देश्य है डीपीएसपी। सर्टेन राइट दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, कुछ ऐसे अधिकार जिन्हें मूल अधिकारों के अलावा व्यक्ति को मिलने चाहिए, ठीक है। एंड सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, एंड इसमें कुछ ऐसी पॉलिसी जो सरकार को माने, तो सरकार भी माने, लोग एज अ लक्ष्य, ऐसा उद्देश्य सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करे, एंड इसके अलावा व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अलावा जो अधिकार दिए जाए वो डीपीएसपी। तो इस तरीके से अगर हम इसमें करेक्ट की बात करें तो ये तीनों ही जो आपके स्टेटमेंट है वह करेक्ट होंगे। क्लियर? चलो अब एक पॉइंट और यहां पर समझ लो बच्चों कि मान लीजिए हम डीपीएसपी की बात करें कि आप कोई ऐसे उदाहरण दो जिसमें सरकार ने डीपीएसपी को लागू किया हो। फॉर एग्जाम्पल जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था ना बच्चों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये इसी का उदाहरण है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। इसके अलावा जब हम एमजी नरेगा की बात करेंगे, ठीक है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब हम फिक्स मिनिमम वेज की बात करेंगे, फिक्स मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, ये जो है ये भी आपका डीपीएसपी, और यहां से क्वेश्चन ये यूपीएससी पूछ चुका है कि इसे कब शामिल किया गया था। देखो डीपीएसपी में जानते हो क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो आपके लिए होमवर्क है कि मान लीजिए
कुछ डीपीएसपी ऐसे थे जो पहले से ही शामिल थे, कुछ डीपीएसपी ऐसे थे बच्चों जिसको बाद में संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो किस संशोधन के द्वारा कौन से डीपीएसपी को शामिल किया गया ये तय करना और इसकी लिस्ट बना के याद करना, ये आपका काम हो गया। ठीक है, ये आपका काम हो गया बच्चों, क्लियर है। तो यहां पर ये सारे कुछ ऐसे काम, जैसे कि हम जिम्मेदारी अबॉलिशन बिल की बात करें, जिम्मेदारी उन्मूलन की बात करें कि अब जिम्मेदार नहीं होंगे, तो ये जो बात है वह आपके डीपीएसपी को लागू करती है। इसके अलावा अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि इन दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन है, फंडामेंटल राइट्स है ना एंड डीपीएसपी के बीच में, तो बच्चों एक तरह से फंडामेंटल राइट्स एंड जो डीपीएसपी है, अब आप फुल फॉर्म तो समझ ही गए होंगे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, बस फंडामेंटल राइट्स जो है ये गवर्नमेंट पर नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगाते हैं, अंतर ये हो जाता है, और जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये एक तरीके से पॉजिटिव है एंड सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं, टू डू समथिंग, क्लियर है। जहां फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की, वही डीपीएसपी जो बात करता है वह करता है पूरी सोसाइटी की, इंटायर सोसाइटी, इंटायर सोसाइटी। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं और एक और पॉइंट जो आपका बचा हुआ है। अच्छा ये बात और सुन लो बच्चों कि जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं ना, तो डीपीएसपी जो है वह लिए कहां से गए, तो सबसे पहले आप सोचेंगे, मैं एक वर्ड लिख रही हूं, ठीक है, स्पेन। अगर मैं ये कहूं कि ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, आप सभी कह देंगे नहीं मैम नहीं लिए गए। अरे भैया, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, स्पेन का जो संविधान था इससे लिया आयरिश संविधान ने, है ना, आयरिश जो संविधान की हम बात करते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अडॉप्ट किया स्पेनिश से, एंड आयरलैंड आयरिश जो संविधान है इससे इन्हें अडॉप्ट किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, और जो पार्ट 4 है इसमें 36 से लेके 51 तक इसको शामिल कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, अब नेक्स्ट समय देखना है कि जो आपका डीपीएसपी है ये क्या क्या है, और बस एक बार थोड़ी सी चर्चा हम फंडामेंटल ड्यूटीज की करेंगे और नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपका जो क्लास है वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो देखो बच्चों, यहां पर अगर हम डीपीएसपी की बात करें, इसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो यहां पर सोसाइटी में इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, कि लोगों के जीवन का जो एक स्तर है उसको बढ़ाने का प्रयास करना, ये एक इसका एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बराबर और एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक न्याययुक्त डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये इसका गोल है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति, कौन सा आर्टिकल है, ये यूपीएससी इसमें पूछ चुका है। ठीक है, यूपीएससी याद रखना बच्चों, यहां से ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों इसमें पॉलिसीज, इसमें कौन कौन सी नीतियां हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफी वार्ता चलती है, स्पेशली जब हम पर्सनल लॉस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम मैरिज की बात करें या फिर डिवोर्स की बात करें, तो हर एक धर्म में अलग अलग जो पॉलिसीज है वह इन चीजों को लेकर है, अलग अलग रूल्स है, इन पर एक यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग को बढ़ावा, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 गांधीवादी भी कहा जाता है। ये नॉन जस्टिशिएबल राइट्स हैं, एटिकेट लाइवलीहुड, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क मैन एंड वुमेन। यहां पे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि कौन सा आर्टिकल जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन एंड वुमेन की बात करता है, बेसिकली ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। अगर आपको जेंडर इक्वालिटी को लिखना हो तब आप इस आर्टिकल को लिखिए, बताइए कमेंट करके ये कौन सा आर्टिकल है जल्दी से। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, याद रखना 6 ईयर से कम उम्र का जो बच्चा है, ठीक है, बिलो द 6 ईयर, तो यहां पर इसकी जो केयर करना ये भी कर्तव्य होगा। अब लास्ट है इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज की जब हम बात करेंगे तो याद रखना कि ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था, बाद में 42nd जो अमेंडमेंट हुआ इसके द्वारा इसको शामिल किया गया, और इसमें कुछ ऐसे कर्तव्य निर्धारित किए गए जो केवल सिटीजन्स को थे, नागरिक को थे। विदेशियों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए, या फिर वो झंडे का आदर करे, तिरंगे का आदर करे, या फिर वह हमारे देश में जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट थे उसके जो वैल्यूज थे उनको फॉलो करे या उनको बढ़ाए।
भाईचारे को बढ़ाए, ये उनसे नहीं अपेक्षा, ये सिटीजन से अपेक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखना 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। बाकी इसकी विस्तार से जो चर्चा है कुछ वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक एज अ क्वेश्चन बना के कर लूंगी। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज के बच्चों कुछ क्वेश्चंस है, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। और इसके अलावा मैंने आपको एक जो क्वेश्चन दिया है सोमनाथ लाहिड़ी वाला, ये आपको करना है कि अगर हम सोमनाथ लाहिड़ी की बात करें जो, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसे कोट किया था कि डू यू एग्री विथ हिम, क्या आप इनकी इस बात से सहमत हैं कि आपको मिनिमम राइट्स दिए गए हैं, साथ ही एक अधिकार दिया गया है, तो अगले ही उपबंध अगले ही क्लॉज में उसको छीन लिया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज इन योर ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, समराइज इट्स प्रोविजन एंड गिव आर्ग्यूमेंट टू शो व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे ये पूछूं या कोई आपसे ये पूछे कि आपको जो 6 अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों, ये आपको बताना है। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है, ये आपने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 ये आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, और अगर आपने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना तो आप इसको बताओ, इसके पक्ष में तर्क दो कि अगर ये अधिकार ना होता तो बाकी अधिकारों का मतलब नहीं रहता, आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट कैसे जाते हैं ना। चलो आओ, खैर 5 मिनट में ये भी कंप्लीट ही कर दूं जो आपका नागरिकों के मूल कर्तव्य है। देखो बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, याद रखना कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इन्हें इन्फोर्सेबल, ये भी आपको जो है वह लागू नहीं की गई है, इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। एंड बेसिकली बच्चों ये सोसाइटी एंड इंडिविजुअल के वेलबींग के लिए है, ठीक है, उनके लाभ के लिए है। तो यहां पर देखो कि आर्टिकल 51A में इसको शामिल किया गया था 42nd अमेंडमेंट, एंड 42nd अमेंडमेंट के साथ कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी है उसके द्वारा कुछ ड्यूटीज की जो बात है वह की गई थी। और यहां पर महात्मा गांधी का एक कोट आपको याद रखना है, द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। इस पर आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, इस पर आप सभी को ऐसे लिखना है। चलो एक ऐसे मैं आपको दे दूं, तो महात्मा गांधी का जो ये कोट है, द ट्रू राइट, जो बच्चे अच्छे आंसर्स लिखेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में शो किया जाएगा, पिछली क्लास के आंसर भी दिखाऊंगी बट अच्छे आंसर्स लिखो तब। द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। गांधी जी का ये मानना था कि आपको अधिकार मांगने की जरूरत नहीं रहती अगर आप ड्यूटीज को फुलफिल करते। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों को मानता है तो उसको तो अपने आप सब मानते हैं, उसको अपने आप ही सारे राइट्स हैं, ठीक है, जो एक नालायक बच्चे को नहीं हो सकते घर में। तो द ट्रू सोर्स ऑफ अ राइट, अधिकारों का सही स्रोत क्या है, कर्तव्य है, आपकी ड्यूटीज हैं। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल जो ड्यूटीज है इनको कनेक्ट करते हुए इनके बीच का जो रिलेशन है इसको लिखना है, ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशन है इसको लिखना है। साथ ही किस तरीके से अधिकारों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए उसकी बात भी इसमें की गई है। तो बच्चों ये आज की क्लास थी, ठीक है। साथ ही आपको, चलो खैर आप क्वेश्चन नहीं देती हूं, इतने क्वेश्चन कंप्लीट करना। तो ये था हमारा राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल बात करेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की, कोशिश करेंगे कि बीच में मैराथन में आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एक साथ खत्म कर दें, ठीक है, कोशिश करेंगे बच्चों, बाकी देखते हैं कितना हो पाता है। सो यहाँ पर आज हमने बात की इंपॉर्टेंस क्या है, बिल ऑफ राइट क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, रिलेशन क्या है इनके बीच में, राइट्स की थोड़ी सी हमने पृष्ठभूमि जानी, बैकग्राउंड देखा, अधिकारों के महत्व की बात की, फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसकी बात की, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। एक बात हमने समझी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। क्यों एब्सोल्यूट नहीं है, सो इसे 250 वर्ड में लिखने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सोमनाथ लाहिड़ी का जो कोट है इसे भी आप कर सकते हैं। काफी क्वेश्चंस हमने देखे, आई होप आपको क्लास जो है वह समझ में आई होगी। चलो तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो न्यू बच्चे हैं वह सब्सक्राइब कर ले यूपीएससी वाला को, और साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज बच्चों कीजिए। चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।